Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Taimur Saeed and I'm food technologist and certified in ASAP level 3 in food manufacturing. तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है ASAP अवेयरनेस के बारे में। तो जस्ट ये एक शॉर्ट सा सेशन है, इतनी डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप सब लोग एक्नॉलेज कर दें एक दफ़ा कि आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू। तो इसमें बस शॉर्ट हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप सब लोग प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कुछ काइंडली जिसका माइक थोड़ा शोर कर रहा है काइंडली म्यूट कर लीजिए। तो जैसे कुछ लोग आप में से प्रोडक्शन एरियाज में वर्क करते होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा के बारे में सबको थोड़ा बहुत हो ना हो तो होगा। तो इसका सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसएप। एसएप होता क्या है? तो मैं कुछ अपना ऐड अप कर देता हूँ उसमें, तो शायद कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं आप सबको। तो एसएप बेसिकली एक जस्ट टूल है जो आइडेंटिफाई करता है हैजर्ड्स को, डिफरेंट हैजर्ड्स को। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं, केमिकल हैजर्ड्स हैं, फिजिकल हैं, एलर्जेनिक हैजर्ड्स होते हैं। तो जैसे कि स्टैंडर्ड से ये बिल्कुल इसे स्टैंडर्ड नहीं कंसिडर किया जाता, सिंपली इसे टूल कंसिडर किया जाता है जो टोटली रिलेट करता है सेफ्टी से। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब फूड को सेफ बनाने के लिए हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्शन में कहीं भी। तो जैसे कि सिंपल इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं: हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजर्ड, डेंजर टू हेल्थ। एनालिसिस के इन्वेस्टिगेशन करनी है हमने उसकी, क्रिटिकल क्रूशियल फॉर कंटेनमेंट के मतलब इसे फैलने से बचाना है ताकि इसकी स्प्रेडिंग कम से कम हो। फिर इसे कंट्रोल किस तरह करना है, डिफरेंट कंट्रोल में ये अप्लाई करके पॉइंट्स किस तरह पॉइंट्स वाइज से इम्प्लीमेंट करना है हमने। तो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के साथ इसे डिफाइन किया गया है कि साइंस बेस्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फूड सेफ्टी सिस्टम है ये, और तकरीबन फूड चेन के जितने भी सेगमेंट है सब में ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और ये फिजिकल, केमिकल और डिफरेंट हैजर्ड्स को एड्रेस करता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन करता है और उनको रोकता है। तो उसके बाद है कि हमें एसएप क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी अडॉप्ट एसएप। तो सबसे जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग एसएप विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेफर फूड। कि जितना अच्छा एसएप इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे इतनी अच्छी फूड की सेफ प्रोडक्शन होगी। जैसे इसके बेनिफिट्स में लिखा हुआ है कि फूड सेफ्टी इंप्रूव्ड होती है, मार्केट एक्सेस। फॉर एग्जांपल कोई एसएप अगर आपने इम्प्लीमेंट किसी भी इदारे में किया हुआ है, एसएप सर्टिफाइड इदारा है, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि आप लोगों ने इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि कुछ इदारों के बाहर लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड के नाम से एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ये इनकी चीज अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होगा। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर है सब इम्प्लीमेंट करवाती हैं, उनका मार्केट एक्सेस बढ़ता है, लोगों को ट्रस्ट होता है कि इनके पास एसएप इम्प्लीमेंट है तो इनकी चीज में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा और फूड सेफ होगा। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं एसएप को। और कंट्रोल प्रोसेस ये होता है और पोटेंशियल हैजर्ड्स को कंट्रोल करता है ये फूड प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद वेयर कैन एसएप बी यूज, एसएप कैन बी यूज इन एनी फूड सेक्टर फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिटेल। मतलब प्रोडक्शन, रिटेल, मतलब ये नीचे एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं कि प्रोडक्शन में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं, रिटेल में। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में तो सबको पता है कि डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट होता है, आगे जाके इसकी बात करते हैं। प्रोसेसिंग में करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में भी इसकी जरूरत होती है। कुछ हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं होता गाड़ियों का, फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है अंदर, वो प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं करते, वॉल्स क्लीन नहीं होती, फ्लोर क्लीन नहीं होता। तो इस वजह से उस वहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जाती है ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन को भी सेफ बनाया जा सके। उसके बाद सबसे पहले हम एसएप प्लान एक तैयार करते हैं। आप सबको तो पता होगा कि 7 प्रिंसिपल्स होते हैं एसएप के। तो 7 प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट अप्लाई करने से पहले एक ऐसा प्लान तैयार किया जाता है जो स्टार्टिंग 5 पॉइंट्स अप्लाई तैयार एक किस्म के किए जाते हैं, जिसके बाद उस पे वो 7 प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो
इसमें सबसे पहले 5 स्टेप्स आते हैं। तो जैसा कि एसएप जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब जैसे ये स्टार्ट में आप देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में ये इन्होंने बताया है, प्रॉब्लम बिफोर दे हैपन। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ये एसएप उसको आइडेंटिफाई करता है और रोकता है। जैसे एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप सबको पता होगा। क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा पहले की जाती है, प्रोएक्टिव अप्रोच उसे भी कहते हैं, कि पहले क्वालिटी एश्योर कर दी जाए, और क्वालिटी कंट्रोल बाद में की जाती है जब कोई भी कंप्लेन आती है या कोई भी इशू बनता है, तो क्वालिटी कंट्रोल करके फिर उसे एश्योर किया जाता है। इस तरह ये भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसे पहले अप्लाई किया जाता है ताकि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले से ही बचा जा सके। तो इसमें सबसे पहले मतलब हम लोग एक एसएप टीम, आप सबको आवाज आ रही है मेरी? एक दफा काइंडली एक्नॉलेज कर दें। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। जी थैंक यू। तो इसमें सबसे पहले हम एक एसएप टीम, यार ये रास्ते में बैठ जाते हो तुम लोग। अब मैं कहाँ से गुजरूं? रास्ते में बैठ जाते हो तुम लोग। काइंडली सॉरी। तो सबसे पहले इसमें हम एसएप टीम एक बनाते हैं, जिसमें एक लीड करता है टीम को, एक बंदा, और उसके नीचे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर होता है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होता है, प्रोडक्शन ऑफिसर होता है, डिफरेंट लोगों की ना एक टीम बनती है। तो वो टीम का साइज जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। अगर बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टीम मेंबर्स जो है उनकी वो ज्यादा होंगे, और अगर छोटा है तो 3-4 लोग भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब टीम एक्सपर्टीज के बारे में यहाँ बताया गया है कि नॉलेज ऑफ हैजर्ड्स, रिस्क एंड कंट्रोल, मतलब उनको प्रॉपर जो टीम होगी उसको, उसकी भी ट्रेनिंग की जाती है। जो टीम को लीड कर रहा होता है, वो जो उसके अंडर लीडर्स काम कर रहे होते हैं, एक लीड कर रहा होता है टीम को, जो बाकी उसके लीडर्स होते हैं उनको ट्रेन करता है, वो बताता है कि किस तरह हमने ऐसे अप्लाई करना है, कि उसकी थोड़ी ब्रीफिंग देता है उनको। देन वो पूरी डिस्कशन के बाद वो पूरा प्लान तैयार करते हैं। उसमें ये बाकी बताया, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन करने हैं, प्रोडक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रोसेस करना है उसका। तो ये उसकी टीम एक्सपर्टीज होनी चाहिए। टीम जब भी बनाएंगे उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी। तो और टीम की बेनिफिट्स ये होती हैं कि हर तरफ से इनपुट आता है, इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक होती है, तो ज्यादा जो है इजी चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं। उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे देते हैं कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड बना रहे हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है कि उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या फॉर एग्जांपल उसके इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। वो मतलब रेडी टू ईट फूड है, रेडी टू सर्व फूड है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ होते हैं फ्रोजन फूड्स होते हैं, तो जैसे समोसा है वो फ्रोजन आइटम में भी कंसिडर किया जाता है। तो उसमें उसके साथ फिर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है। तो इस तरह मतलब वो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमने एक प्रोडक्ट की देनी होती है स्टेप 2 में, जिस पे भी हम एसेट इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब डिफरेंट है। अब चिकन है, जब भी हमने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना एसेट की, तो कोई भी एक प्रोडक्ट हम उठाएंगे। फॉर एग्जांपल चिकन में इशू आ रहा है, चिकन में कंप्लेन्स आ रही हैं कि इसमें कंटेमिनेशन आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी इस तरह का इशू आ रहा है, तो हम उस पे चिकन पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्योंकि चिकन में सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं, रॉ चिकन में भी, और वो भी हाई रिस्क फूड होता है रॉ चिकन भी, और रेडी टू सर्व अगर वो कुक्ड है तो उस तब भी वो बहुत हाई रिस्क फूड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने चिकन पे एसिड इम्प्लीमेंट करना है, तो हम उसकी डिलीवरी से लेके उसके डिस्पैच डिलीवर होने तक उस पे जितनी प्रोसेसिंग होगी सबको हमने देखना होता है। फॉर एग्जांपल हम स्टेप 1 में उसको टीम बनाने के बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट चिकन है, कैसे डिलीवर हो रहा है। फिर अब आइडेंटिफाई स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 में हमने आइडेंटिफाई करना है इसका इंटेंडेड यूज क्या हो सकता है। तो जैसे कि अब आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम का हमने इंटेंडेड यूज कहाँ पे ये सोल्ड होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसके कभी
रैपर पे देखा हो किसी भी आइसक्रीम के, तो उसके बैक साइड पे कुछ डिटेल दी हुई होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इतने से इतनी एज के बच्चे इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और इतने से मतलब इन्फेंट्स के लिए ये नहीं है, कुछ में एज डिफरेंट लिखी थी, कुछ अडल्ट्स के लिए नहीं होता, कुछ में शुगर लेवल हाई होता है तो वो डायबिटीज के पेशेंट के रिकमेंड नहीं किया जाता। तो कहाँ पे सोल्ड होना है, कौन सी मार्केट्स में जाना है, कैसे तैयार होता है, वो सारा उसका इंटेंडेड यूज भी हमने डिफाइन करना होता है। समझा। तो देन उसके बाद हम लोग फ्लो डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फ्लो डायग्राम बेसिकली, अब ये आपको शायद इसमें एक मैंने डायग्राम, फ्लो डायग्राम ऐड की हुई है, तो आपको इसमें नजर आ, जो मॉड्यूल 1 है वो परचेज से लेके डिस्पैच तक, मॉड्यूल 8 तक ऐड हुआ है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज है तो उसे परचेज से लेके डिस्पैच तक, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फ्लो डायग्राम शुड आउटलाइन ऑल प्रोसेसिंग स्टेप्स इंक्लूड ऑल, मतलब इसमें जितने भी प्रोसेसिंग स्टेप्स है ना वो सारे इंक्लूड होने चाहिए परचेज से लेके डिस्पैच तक। ये एक फ्लो डायग्राम बनाई जाती है ताकि हर चीज को अंडरस्टैंडेबल करने में कोई मुश्किल ना हो, मतलब इजीली बंदा हर चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। देन उसके बाद बात आती है ऑन साइट वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि सॉरी, तो मतलब उस फ्लो डायग्राम को हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का जो मेनली इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, वॉक द प्रोसेस टू कंफर्म डिटेल्स, तो एंड कैरिड आउट एट डिफरेंट टाइम्स एंड शिफ्ट। तो इसे मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल 1 आवर के बाद, 2 आवर के इंटरवल के बाद हम फॉलो अप करते हैं, इसे चेक करते हैं कि जो हमने एक फ्लो डायग्राम बनाया है वो प्रॉपर जैसे अकॉर्डिंग टू प्लान बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ये सारे स्टेप्स, एक प्लान प्रिपेयर करने के लिए ये सारे 5 स्टेप्स किए जाते हैं कोई भी एसएफ इम्प्लीमेंट करने से पहले। ये सारा प्लान तैयार होने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं 7 प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले आ जाता है हैजर्ड एनालिसिस। तो हम लोगों ने क्या करना है, कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस। इसमें evaluate information regarding potential hazard associated with manufacturing process and ingredients, मतलब जितने भी potential hazards हैं related to manufacturing process या ingredients के, वो सारी उसकी हमने लिस्ट एक तैयार कर लेनी है जो जो उसके अंदर अक्कर हो सकते हैं प्रोसेस के दौरान। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, और केमिकल है, फिजिकल है और ऑर्गेनिक है। तो इसमें एक चीज और भी देखी जाती है कि कौन से हैजर्ड्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। मतलब अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ आप लोग में से ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्शन एरियाज में काम करते होंगे कि जब मैंने भी कुछ प्रोडक्शन एरियाज विजिट किए हैं, काम किया उनमें, तो हम लोग ये देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट एक किस्म की जाती है कि कौन सा ज्यादा सवेयर हैजर्ड है जिससे डायरेक्टली फूड को भी हार्म पहुंचेगा और खाने वाले को भी इससे बहुत हार्मफुल होगा। तो इसमें एक रिस्क असेसमेंट की जाती है, तो वो थोड़ी डिटेल में बात चली जाती है। उसमें देखा जाता है कि लाइकलीहुड, हमने इसमें लाइकलीहुड स्टेज पे हैजर्ड को स्टॉप करना होता है आगे स्प्रेड होने से, ताकि उसके इनिशियल स्टेज पे हम उसे कंट्रोल कर लें ताकि वो सीवियर कंडीशन में ना जा सके। तो इसके बाद कंसिडर कंटेमिनेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सर्वाइवल एट ईच स्टेप। इसकी आगे हैजर्ड्स में अभी जाके मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कंटेमिनेशन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, और सर्वाइवल को किस तरह रोकते हैं और किस तरह ये होती है। उसके बाद जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके अंदर ऐड की थी कि फ्रोजन सॉसेजेस एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये रिजेक्ट हुआ है। तो जैसे कि फ्रोजन जो टेम्परेचर होता है वो -18 होता है। -18 से अगर नीचे कोई भी चीज स्टोर करेंगे, उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही फ्रोजन सॉसेजेस का, फ्रोजन हम उसे कर रहे हैं तो हमें उसे मिनिमम -18 पे रखना होगा, तो तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इससे इसलिए कुछ आपको
समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स ऐड की थी कि शायद थोड़ा आपको इससे बेनिफिट हो जाए। तो जैसे ये क्रॉस इस पे है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ क्रैक्ड एग्स, क्रैक्ड एग्स भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि प्रोडक्शन में ये होता है कि अब कुछ इस सम टाइम ये होता है कि क्रैक एग्स जो होते हैं उसके शेल्स जो हैं वो फूड के अंदर जाने का बहुत रिस्क होता है कि फूड के अंदर जा सकते हैं शेल्स, तो इसलिए वो क्रैक्ड एग्स को अवॉइड करते हैं कि इसका यूज कम ना किया जाए, उसको वो बिल्कुल जो है ना डिस्कार्ड कर देते हैं। कि हम लोग भी जब प्रोडक्शन में काम करते थे तो जितने भी ये आते थे ना इंस्पेक्शन, हम लोग जब एग्स की करते थे तो जितने भी बीच में क्रैक एग्स होते थे तो वो हम उसी टाइम डिस्कार्ड करा देते थे, वो हम यूज नहीं करते थे। तो देन थर्ड पॉइंट है कि फ्रोजन पोल्ट्री एट -17 डिग्री। अब -17 डिग्री है तो समझे राउंड अबाउट एक पॉइंट ऊपर नीचे फ्रोजन में चल सकता है, फ्रोजन का इश्यू नहीं होता। अब -17 है कि 18 के करीब करीब है, एक पॉइंट से इतना इशू नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ऐसे हम कर सकते हैं सर। उसके बाद डिलीवरी ऑफ अनरेफ्रिजरेटेड एग्स है, तो एग्स को हम रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद रस्टी कैन्स इन द ड्राई स्टोर, तो रस्टी कैन्स तो बिल्कुल भी हम मतलब जितनी भी रस्ट है तो वो हम उसे कहते हैं कि अवॉइड ही करते हैं कि कहीं कोई भी चीज ऐसी प्रोडक्शन में या कहीं भी स्टोर्स में रस्टी ना पड़ी हो, तो ये भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद 6 पॉइंट है टॉर्न आउटर पैकेजिंग ऑन सैंडविचेस। अब ये एक्सेप्टेबल है, कुछ को शायद इसमें कंफ्यूजन हो कि अब सैंडविच में दो पैकिंग होती हैं, आपने शायद देखा होगा कोई भी सैंडविच आप परचेज करते हैं कहीं से भी तो उसके ऊपर दो कोटिंग होती है प्लास्टिक की, तो इसमें लिखा हुआ है टॉर्न आउटर पैकेजिंग, तो ऊपर वाली अगर पैकेजिंग उसकी डैमेज है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी दूसरी पैकेजिंग होती है। देन फूड ऑन डिस्प्ले आफ्टर बेस्ट बिफोर डेट, ये तो सबको पता है एक्सपायर फूड तो हम डिस्प्ले पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। देन रॉ बीफ डिलीवर्ड विद रॉ पोल्ट्री, अब दोनों रॉ चीजें हैं इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। कभी भी रॉ चीज और कुक चीज एक साथ एक्सेप्टेबल कभी भी नहीं होती। जैसे बहुत से लोग प्रोडक्शन में काम करते होंगे उनको तो ये चीज पता होगी, जिनको नहीं पता उनको ये मैं बता दूं कि प्रोडक्शन एरियाज में जब भी विजिट किया जाता है तो उसमें ये स्पेशली चीज देखी जाती है, क्रॉस कंटेमिनेशन देखी जाती है कि इस कुक चीज को हमेशा, चाहे वो बेशक फ्रीजिंग भी हो, लेकिन कुक को कभी भी रॉ चीज के साथ नहीं रखते, इस तरह क्रॉस कंटेमिनेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे रॉ, दोनों रॉ पोल्ट्री या रॉ बीफ है तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल है, दोनों चीजों को हम एक जगह कैरी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद अनलेबल्ड कैन इन स्टोर, तो लेबलिंग का जैसे कि फूड की डिग्री के अंदर बार बार पढ़ाया जाता है ये चीज कि हर चीज प्रॉपर लेबल होनी चाहिए, ट्रेसेबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि इजीली बंदा उसकी आइडेंटिफाई कर सके उस चीज को, ताकि पता हो कि सम टाइम बंदे को पता नहीं होता चीज कोई पड़ी होती है, इस्तेमाल बंदा कोई कर लेता है, तो इसलिए ये भी जो है रिजेक्टेबल है, इससे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद अनवॉश फूड है, तो अनवॉश फूड जब हम रिसीव करते हैं तो रिसीविंग के टाइम हम उसे इस तरह अनवॉश एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमने उसे प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीजें हैं, केक्स हैं उनके अंदर फ्रूट्स यूज होते हैं, सैलेड्स तैयार होते हैं डिफरेंट बेकरीज पे, तो हम लोग फ्रूट की स्टोरिंग मुझे याद है कि वो करते थे, तो फ्रूट की स्टोरिंग के टाइम इतना इशू नहीं था, उसे हम इस तरह कर लेते, लेकिन उसके बाद एक क्लोरीनेटेड टैब्स हम लोग यूज करवाते थे उनसे, तो वो 1 से 2 टैब्स वो एक टब के अंदर पानी डाल के तो उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, तो उसके अंदर फिर फ्रूट को वॉश करते हैं ताकि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो बिल्कुल उसके अंदर से खत्म हो जाए, तो वो सेफ यूज के लिए बंदा इस्तेमाल कर ले, तो इसलिए अनवॉश फूड तो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ क्रिप्स माउस सीन इन व्हीकल, तो अब व्हीकल के अंदर इस तरह का कोई भी रोडेंट, अब माउस है तो वो तो बिल्कुल रिजेक्टेबल है, ये तो सबको पता है कि जहाँ ये पेस्ट आ जाते हैं तो वो बिल्कुल, या रोडेंट्स कोई भी चीज हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद अनरैप्ड क्रीम केक्स डिलीवर्ड, तो क्रीम अगर प्रॉपर रैप नहीं हुई हुई केक्स के ऊपर तो हम उन्हें डिलीवर करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कुछ एग्जांपल थी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, शायद आपको कुछ इससे बेनिफिट हो गया हो। तो काइंडली आप एक दफा एक्नॉलेज करने के आप सब कुछ समझ आ रही है, मतलब जो जितना भी मैंने बताया। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है सर। ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं हैजर्ड्स की।
तो 4 टाइप के हैजर्ड्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड्स और एलर्जेंस हैजर्ड्स। तो इसमें नीचे फिर से मेंशन किया गया है कि डू नॉट फॉरगेट क्रॉस कंटेमिनेशन, इसका बहुत हमने ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स के बारे में। इससे क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, इलनेस हो जाती है। तो इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक विजिबल बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जिसमें ये आपके सारे आईपीएम से रिलेटेड आ जाता है, वॉर्म्स, कॉकरोचेस, वीवर्स, फ्लाई वगैरह आईटीज। तो इसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती हैं, डिफरेंट हर सेटअप हर इंडस्ट्री में अपने आईपीएम कंट्रोल के लिए लगाए हुए होते हैं। तो जैसे कि कुछ आपने कई आप किसी भी स्टोर पे बड़े पे जाएं तो आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पे उन्होंने एयर कटर लगाया होता है। ये भी एक कंट्रोल मेजर है आईपीएम का कि कोई भी फ्लाई वो है ना, उसका इतना प्रेशर होता है कि कोई भी फ्लाई जब उसके नीचे आती है तो वो उसका एंट्रेंस उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए एयर कटर मोस्टली फूड इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई की जाते हैं हमेशा एंट्रेंस पे, क्योंकि फूड की जब भी रिसीविंग होती है या कुछ भी रिसीव करना होता है तो वो एयर कटर हमने लाजमी उनको ऑन करवाना होता है ताकि कोई भी इस तरह का एंट्रेंस ना हो सके। उसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्प्रेज लगे होते हैं, तो वो लगाए जाते हैं फूड फ्लाई किलर्स के लिए या कुछ भी। उसके अलावा मोपिंग की जाती है डिफरेंट, एक फूड ग्रेड केमिकल मिलता है तो उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं, वो एक एक थोड़ा सा साची टाइप होता है, उसे हम एक बकेट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो उसे हम फ्लोर पे हम मोपिंग इस तरह की जाती है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस मोपिंग का ये तरीका होता है कि उसको डिसॉल्व करना, हमने उसे सिंपली फ्लोर पे बस पानी को इस तरह फैला देना। वो जहाँ वो एक दफा जो भी फ्लाई या कोई भी चीज उसके ऊपर एक दफा बैठेगी ना तो वो ऑटोमेटिकली वो डॉर्मेंट स्टेज पे जाके तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये डिफरेंट जो है ना कंट्रोल मेजर्स और अप्लाई किए जाते हैं आईपीएम की एक्टिविटीज के लिए। आपने देखा होगा फ्लाई वो होते हैं, रैकेट्स होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्लाइज पे, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पे कि किस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। अब अगर 2 से 4 फ्लाइज हों तो हम रैकेट का इस्तेमाल मोस्टली छोटी छोटी ये बेकरीज में आपने देखा होगा कि लोग वो रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कम क्वांटिटी में फ्लाइज हों तो उससे हम उसको रोक सकते हैं। अगर 10 से 15 हो तो हम मोपिंग पे जाते हैं। तो अगर 20 से 25 के अराउंड अबाउट फ्लाइज ज्यादा आप देखें तो फिर हम एवरी सेकेंड वीक एक एक्टिविटी होती है आईपीएम की, वो स्प्रे करते हैं आगे, जिसमें प्रॉपर एक फूड ग्रेड केमिकल इस्तेमाल होता है। अब फूड ग्रेड केमिकल भी जब आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे तो उसका भी बेनिफिट है, वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट में। जैसे वो एक बकेट के अंदर एक साथ इस्तेमाल होगा मोपिंग के लिए तो तब वो फूड ग्रेड कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना होता है। इस तरह माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, यीस्ट है, सैल्मोनेला बहुत सी चीजों में होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग में ये पाया जाता है। उसके बाद ये योगर्ट में होता है, मिल्क में होता है। तो उसके बाद जैसे रॉ चिकन के अंदर कंपाइलोबैक्टर होता है। तो इस तरह डिफरेंट ये माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, डिफरेंट फूड्स पे आते हैं। तो देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि केमिकल एजेंट्स के बारे में। केमिकल एजेंट्स से भी इंजरी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट केमिकल एजेंट्स होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स जो हम लोग स्प्रे अभी मैं आपको बता रहा था यूज करते हैं, वो फूड ग्रेड ना हो तो वो भी हार्मफुल है, वो भी फूड कंटेमिनेट कर सकता है। उसके अलावा जैसे प्रोडक्शन में ये होता था कि केमिकल्स जहाँ प्रोडक्शन एरिया पंजाब फूड अथॉरिटी है वो सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे फोकस करते हैं ना वो ये करते हैं कि क्लीनिंग आइटम शुड बी प्लेस सेपरेट फ्रॉम द फूड। मतलब वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जितने भी क्लीनिंग आइटम्स है ना, फॉर एग्जांपल ग्लेंट यूज करते हैं हम लोग मिरर क्लीन करने के लिए। तो ये जितने भी क्लीनिंग आइटम्स होते हैं ना, इसको फूड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही होती है ना उससे हमेशा सेपरेट प्लेस करना चाहिए। तो मैंने काफी पंजाब फूड अथॉरिटीज वाले जब आते थे विजिट के लिए तो उनको डील किया तो वो इन चीजों पे बहुत फोकस करते थे कि हमेशा इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये जितने भी केमिकल्स ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैनिटेरियल स्टाफ होता है उनके अपने केमिकल्स होते हैं, तो वो मतलब क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, उसको सेपरेट प्लेस होना चाहिए, उस पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए।
तो कुछ एक्सीडेंटल एड्स होते हैं, कुछ ये क्लीनिंग पेंट्स वगैरह होता है, पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स होते हैं, तो इनका हमने बड़ा ख्याल रखना होता है। तो ये बस मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस का टॉपिक है, तो फिर टाइम भी इतना नहीं है, 1 घंटे का ही टाइम है, तो फिर हम इतना डिटेल में बात नहीं कर सकते। तो उसके बाद है फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स में तो जैसे ये तो बहुत से सबको ही पता होगा कि फिजिकल हैजर्ड में तो एयर आ जाता है, ये ग्लास, स्टोन्स, नीडल्स, हार्ड प्लास्टिक, बोन्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब जैसे इसमें फिजिकल हैजर्ड्स में क्या क्या चीजें हमने कंट्रोल में क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे अब साइट विजिटर सम टाइम प्रोडक्शन में आ जाते हैं, विजिट करने प्रोडक्शन का, तो बहुत सी ऐसी मैंने चीजें देखी कि विजिटर्स जब आते हैं तो उन्होंने प्रॉपर हेयर नेट या मास्क या कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं पहनी होती। अब बहुत सी हमारी जो इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की, तो उसमें बियर्ड कवर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेयर चांस है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो शायद बियर्ड कवर देती हूँ, वरना मोस्टली बियर्ड कवर कोई भी यहाँ पे नहीं पहनता। क्योंकि मैंने भी प्रोडक्शन में काम किया है, सिर्फ हेयर नेट पहना जाता है, वो भी हेयर नेट भी प्रॉपर पहनने का जो तरीका है उसमें आपके ईयर भी कवर्ड होने चाहिए, तो वो भी इवन के प्रॉपर नहीं पहने होते हैं। ग्लव्स प्रॉपर पहने होने चाहिए ताकि कंटेमिनेशन से बचा जा सके। तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं, उनकी पिन्स होती हैं, वो जाने का खतरा होता है, कुछ भी होता है, पेंट्स होते हैं वो अब कुछ इस तरह के होते हैं जैसे जो फिजिकल भी कंसिडर होते हैं और केमिकल भी कंसिडर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, कोई भी ऑयल है, फूड ऑयल नहीं है, फूड मैन्युफैक्चर के लिए या कुकिंग के लिए ऑयल नहीं है, वो फिजिकल भी कंसिडर होगा, केमिकल भी। वो उस तरह का अगर एज फूड में आ जाता है तो उसे हम बहुत कंसिडर करते हैं क्योंकि फिजिकल भी है और केमिकल भी है। तो इसी तरह वो जिनसे मैंने ये कोर्स पढ़ा, तो वो मुझे ऐसे एक फनी सी एग्जांपल बता रहे थे, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो कह रहे थे कि जापान में एक कंपनी के अंदर उन मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग कर रहे थे वो, तो पैकिंग के दौरान फूड का एक पैकेट जो है वो एम्प्टी रह गया, तो वो डिलीवर्ड हो गया। वो डिलीवर्ड हुआ तो किसी ने कंप्लेन, वो जिसको डिलीवर हुआ उसने कंप्लेन कर दी, तो ऑनर ने इसके बारे में बड़ा सोचा, उसने फिर एक डिटेक्टर लगाया जो कि वो पिक ऑटोमेटिकली पिक कर लेता था उस एम्प्टी पैकेट को। तो पाकिस्तान में इस तरह का इशू हुआ, तो उन्होंने वो सारी मुझे बता रहे थे कि वो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे वो पैकिंग गुजरती थी ना जहाँ से, उस जगह उसने फैन लगा दिया, और जो भी खाली रैपर आता था वो फैन की ब्लो से वो खाली रैपर बीच में से उड़ जाता। मतलब पाकिस्तान में वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इस तरह नहीं होती कि वो बस कहते हैं कि वक्ती जो है ना, चीजें बहुत सी सही होने वाली इंडस्ट्रीज बहुत सी ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जैसे कि हम सब फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो ये हमारा काम है कि फूड को ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाया जाए। जो लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं ये चीजों को इम्प्लीमेंट कराएं ताकि हम फूड की जो है वो प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा सेफ बना सकें। जैसे डिफरेंट मेटल, कुछ फूड ऐसे होते हैं उसमें मेटल आ जाता है। मेटल अब हमारे जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनमें इस तरह की चीजें या कोई भी इक्विपमेंट्स या मशीनरी नहीं अप्लाई की हुई जिसमें मेटल डिटेक्टर्स अप्लाई हों, पता यूवी रेज, एक्स रेज अप्लाई होती हैं कि वो पता चल जाता है फूड के अंदर कोई इस तरह की चीज तो नहीं है। वो तो जो अच्छी कंपनीज है उन्होंने मेटल डिटेक्टर्स लगाए हुए होते हैं कि जिसमें वो मेटल डिटेक्ट हो जाता है इजीली कि कोई इसके अंदर इस तरह की कोई चीज तो नहीं है। तो देन उसके बाद एलर्जेनिक एसिड्स आ जाते हैं। इसमें जो है ये इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। कोई चीज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है कुछ चीजों से, तो फॉर एग्जांपल इसके बहुत से, जैसे पीनट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मिल्क से होती है, एग से होती है, फिश से, सीरियल्स वगैरह से, सीसम सीड से, डिफरेंट चीजों से ये कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो इसकी कंजम्पशन से किसी की स्किन खराब हो जाती है, किसी को स्वेलिंग हो जाती है, किसी को वीकनेस हो जाएगी, किसी को पेन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई लो का इशू हो जाता है। तो ये जब तक ये एज इट इस तरह का कि जब तक वो बंदा कंज्यूम नहीं करेगा ना, तो इसका रिजल्ट आउटकम तब तक नहीं आएगा जब तक उसको कंज्यूम नहीं करेगा। इसका और कोई भी इस तरह का सोल्यूशन नहीं है कि हम इसको पता करा सकेंगे डायरेक्टली, पहले हम इसको नहीं कर सकते आइडेंटिफाई। ये जब बंदा कंज्यूम नहीं करेगा तब तक नहीं पता चलेगा। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है इसमें जैसे सॉरी मैं कुछ चीजें और इसमें ऐड कर दूं इसमें हैजर्ड्स में।
हैजर्ड्स में जैसे शुरू में यहाँ पे बताया गया था कंसिडर मल्टीप्लिकेशन एंड सर्वाइवल और कंटामिनेशन। अब जो कंटामिनेशन होती है वो हमेशा मैंने उसमें बताया कि क्रॉस कंटामिनेशन से जितना बचेंगे हम, रॉ चीजों को कुक चीजों से सेपरेट रखेंगे तो हम कंटामिनेशन से बच सकते हैं। सफाई का जितना ज्यादा हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करेंगे, जो हम यूटेंसिल्स जितने भी इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपर क्लीनिंग उसकी करेंगे, जिधर हम रख के वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो नीचे हमने कुछ भी कटिंग बोर्ड या कुछ भी चीज होगी सरफेस उसकी वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए ताकि फूड कंटामिनेट होने से बच सके। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन इस सूरत में होती है कि फूड को जब भी आप डेंजर जोन में रखेंगे या ज्यादा देर के लिए, डेंजर जोन होता है 5 से 60 डिग्री, ठीक है। इसके सेंटर में जितना भी टेम्परेचर है ये सारा डेंजर जोन है फूड के लिए। जो हाई रिस्क फूड है तो उनके लिए ये डेंजर जोन कंसिडर किया जाता है कि इस टेम्परेचर पे जितना तो मल्टीप्लिकेशन के चांस होते हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। तो इसके लिए कंट्रोल में यही लगाए जाते हैं कि कम से कम टाइम रूम टेम्परेचर पे रखा जाए इन चीज़ों को, और फौरन रेफ्रिजरेट किया जाए, फौरन चिलिंग टेम्परेचर पे रखा जाए ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोका जाए। तो उसके बाद सर्वाइवल आ जाता है। सर्वाइवल हमेशा कुकिंग से खत्म होता है। अब कुछ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप चिलिंग टेम्परेचर पे आप रखते हैं, तो जब आप उसे चिलिंग टेम्परेचर पे रखेंगे -5 पे रखेंगे, 0 पे रखेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया होगा कोई भी वो स्लीपिंग स्टेज पे चला जाएगा। मतलब बहुत स्लो उसकी जो ग्रोथ है ना बहुत स्लो हो जाएगी, और फ्रोजन पे वो बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज पे चला जाएगा, डेथ नहीं होगी उसकी। डॉर्मेंट स्टेज पे चला जाएगा, ये है कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो सर्वाइवल हमने खत्म करने के लिए ना हम उसको कुकिंग करते हैं। आप इसीलिए अब जो नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री होता है। जो नॉर्मल कुछ लोग 72, 75, 72 से 75 जो है वो नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। इसी पे नॉर्मल कुकिंग। तो जो बॉइलिंग की जाती है वो इसीलिए 100 ग्राम पे की जाती है कि उस पे फिर सर्वाइवल खत्म हो जाता है बैक्टीरिया। जब 100 ग्राम पे हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर चांसेस बिल्कुल नहीं बचते कि कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए सर्वाइवल का कंट्रोल में यही है कि कंटिन्यू कुकिंग हम करें हायर से हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, ताकि वो जितना भी उसके अंदर बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल 2 की। इसमें है कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसमें जैसे कि बताया गया, CCP is a point, step or procedure at which control measure has to be applied to prevent, eliminate or reduce a food safety hazards। तो इसमें डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं। जैसे वो IPM का मैं आपको बता रहा था कि वो भी एक किस्म का कंट्रोल मेजर, उन्होंने एयर कटर्स अप्लाई किए हुए, कंट्रोल मेजर एक लगाए हुए। इसी तरह जब एक बेकिंग इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो केक्स की जब वो स्टोरेज करते हैं तो उन्होंने एक कंट्रोल में ये लगाया कि केक को बनाना है तो उसे फौरन रेफ्रिजरेट करना, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर मतलब ऐसी चीजें हैं जिसको आपने हॉट सर्व करना होता है तो उसे हाई टेम्परेचर पे आप मेंटेन रखेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल मेजर सेट किए हुए होते हैं। उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कंट्रोल मेजर जितने भी हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी प्रोडक्शन एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने कंट्रोल मेजर अप्लाई किए हुए हैं या नहीं किए हुए। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी किस तरह की जाती है, तो इसमें जो आपके टीम मेंबर्स हैं कुछ उनका ये इस तरह की चीजें होती हैं कि आप पहली दफा इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ये कभी भी नहीं, पहली 2 दफा ये चीजें नहीं समझ आती, ये करने से ही आती हैं। जब बंदा बार बार जाता है ऑडिट करने, ये इसके सब इम्प्लीमेंट करने जाता है किसी भी जगह, तो ये टाइम के साथ साथ चीजें मतलब क्लियर होती हैं। अब जो पुराने एक्सपर्ट्स होते हैं वो टीम मेंबर्स का नॉलेज होता है, वो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। डिसीजन ट्री एक बनाई जाती है मतलब, और उसके बाद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है, रिस्क पे बेस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया सेवरिटी पे कि उसकी रिस्क असेसमेंट करते हैं कि वो लाइकली होता है या फिर सेवरिटी है उसकी वो ज्यादा उसके मतलब सिग्निफिकेंस है। तो इन चीजों की बेस पे वो कंट्रोल मेजर्स चेक करते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद देन आता है प्रिंसिपल 3 में हम लोग क्रिटिकल लिमिट्स
जो है ना वो हमने एस्टेब्लिश की हुई होती हैं। क्रिटिकल लिमिट जैसे कि बताया गया विच a maximum or minimum value to which a parameter must be controlled at a CCP। जैसे कि अब एक फूड है, उसे अगर हमने चिलिंग टेम्परेचर पे सेट करना है तो हमने उसकी एक क्रिटिकल लिमिट सेट की हुई होती है कि इसे 5 डिग्री पे हमने चिलिंग टेम्परेचर पे हमने इसे स्टोर करना है। इसी तरह अगर एक फूड है तो उसकी एक हमने मैक्सिमम मिनिमम ये कुकिंग टेम्परेचर जो रखा हुआ है, हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हमने चिकन है उसको फ्राई करना है तो उसको 72 पे करेंगे फ्राई, तो उसको हमने मिनिमम टेम्परेचर सेट किया होता है, क्रिटिकल लिमिट एक सेट की हुई होती है। ठीक, तो जैसे लिखा हुआ क्रिटिकल लिमिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजरेबल, मतलब ये मोस्टली जो है ना क्रिटिकल लिमिट टाइम, मैंने इसमें टाइम देखा जाता है क्रिटिकल लिमिट में, उसके बाद टेम्परेचर देखते हैं, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। तो इसमें अब डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इसमें अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है टारगेट लेवल, एक होता है टॉलरेंस लेवल। तो हमने जब भी क्रिटिकल लिमिट सेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल लिमिट हमने 5 पे सेट की है तो उसका हमने एक टारगेट लेवल सेट किया होता है कि मतलब अब कोई भी चीज है ना, अगर 5 पे वो स्टोर होनी है ना, तो जब डिग्री में माइनस में चिलिंग में बात आती है तो वो उसका एक दो ऊपर नीचे हो सकता है उसका, जैसे वो पीछे फ्रोजन सॉसेज की एग्जांपल थी कि उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इतनी इश्यू वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने एक टारगेट सेट किया होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 पे हमने चीज स्टोर करनी है ना, तो उसका हमने मिनिमम जो टारगेट सेट किया हुआ है ना वो 7 डिग्री सेट किया, कि अगर एक चिलिंग टेम्परेचर है उस पर 5 पे चीज हमने स्टोर करनी है तो वो 7 से ऊपर, उसका डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह टॉलरेंस लेवल है। ठीक है, टॉलरेंस लेवल हमने 2 डिग्री बीच में रख दिया, 2 डिग्री तक इसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल के टारगेट लेवल 7 पे हमने रखा हुआ है तो वो जब हमने पहले से एक्शन लेना होता है, ठीक है, क्योंकि 7 से ऊपर तो उसने खराब होना ही होना है। ठीक है, तो हम 5 पे जब हमने उसकी क्रिटिकल लिमिट सेट की हुई है ना, तो जब 6 पे जाता जाएगा तो हमने पहले से उस पे एक्शन ले लेना ताकि वो जो हमने टारगेट लेवल है वो क्रॉस ना कर जाए, वो ब्रीच ना कर जाए। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल ख्याल रखना होता है। इस तरह कुकिंग में ये चीज देखी जाती है कि अगर कुकिंग में अब फॉर एग्जाम्पल है टारगेट लेवल हम कभी भी नीचे नहीं सेट करते, हम हमेशा ऊपर सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 72 पे अगर हमने कुकिंग करनी है तो हम उसका टारगेट लेवल हमेशा जो है वो 75 रखेंगे कि 75 पे हमने कुकिंग करनी है। 75 हमारे माइंड सेट एक बना होगा कि 75 पे कुकिंग करनी है तो वो 72 तक आएगा ही नहीं, हम 75 तक कुकिंग, अगर वो हमने क्रिटिकल लिमिट 72 पे सेट की हुई है तो अगर वो 71 पे आ जाता है तो हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया सरवाइव कर जाए 71 पे, जो 72 पे प्रॉपर सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर सेट किया होता है। तो इस तरह ये काफी डिटेल में चीजें हैं। तो कुछ जो लोग आप में से ये कोर्स करेंगे हाई फील्ड का अप्रूव, तो उनको ये चीजें डिटेल में ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी। देन उसके बाद आ जाता है एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर के फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज क्रिटिकल लिमिट अगर ब्रीच कर जाती है, ठीक है, या वो क्रिटिकल लिमिट जो हमने सेट की हुई होती है उससे क्रॉस कर जाती है, तो फिर हम उस पे मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स लगाते हैं। ठीक है, मॉनिटर करते हैं कि जो हमने कंट्रोल मेजर लगाए हुए हैं वो अंडर कंट्रोल है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है मॉनिटरिंग रिजल्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड, तो हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आपके पास नेक्स्ट जब भी आप आए उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल हो और जो आप कर रहे हो उस टाइम भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मॉनिटर किया जाता है, ये डिफरेंट इंटरवल पे मॉनिटर होता है। फॉर एग्जांपल 1 आवर बाद फिर मॉनिटर करते हैं कि लिमिट ब्रीच तो नहीं कर रही, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अंडर कंट्रोल है या नहीं है, प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह मतलब मॉनिटरिंग की जाती है, रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, विजुअल इसका मोस्टली विजुअली चेक किया जाता है। जाके मॉनिटर्स जो है ना, मतलब कंप्लेंट रिकॉर्ड्स आते हैं, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स करके मॉनिटरिंग की जाती है, कितनी कंप्लेंट्स किस वजह से आई हैं, किस चीज का कंट्रोल में ये पे ज्यादा मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो देन उसके बाद है
वेरिफिकेशन जो उसका 5 स्टेप है, तो सॉरी करेक्टिव एक्शंस। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर मॉनिटरिंग के दौरान डेविएशन आ जाता है, वो फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रही, क्रिटिकल लिमिट ब्रीच कर रही है, कंट्रोल में या नहीं सेट हो रहे, तो फिर हम करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करते हैं। करेक्टिव एक्शंस इस तरह अप्लाई करते हैं कि इसमें दो चीजें होती हैं कि हमने देखना होता है जो भी अफेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ हमने डील करना होता है। इसमें हमने ये चीज देखनी होती है कि अब करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम इशू आ रहा है, अगर हमने एक चीज 5 डिग्री पे स्टोर की हुई है या 6 पे स्टोर की हुई है, तो उसको वहां पे इशू आ रहा है तो हम उसको फिर चेंजेस करेंगे, या कुकिंग टाइम में टेम्परेचर उसके इंक्रीज कर देंगे, कुकिंग टाइम इंक्रीज कर देंगे, या फिर उसका टेम्परेचर जो स्टोरिंग टेम्परेचर है वो चेंज कर देंगे। इस तरह करेक्टिव एक्शंस डिफरेंट अप्लाई करेंगे, या टेम्परेचर चेंज कर देंगे, करेक्टिव कुकिंग टाइम में इंक्रीज कर देंगे, ताकि वो वो जो है ना वो जितना भी प्रोसेस है उसको रीगेन कर सकें, और उसको दोबारा होने से ये कुछ पॉइंट इसके दिए हुए हैं कि प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा होने से बचाया जा सके, डिस्पोजल ऑफ अफेक्टेड प्रोडक्ट, जितने भी अफेक्टेड प्रोडक्ट हैं उसको डिस्पोज किया जा सके। तो इस तरह ये सारे करेक्टिव एक्शंस अप्लाई किए जाते हैं ताकि सीसीपी को हम अंडर कंट्रोल लाया जा सके। मेन हमारा पॉइंट है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वो जब तक अंडर कंट्रोल रहेगा तो एसेट जो है ना वो तब तक सही प्रॉपर वर्क करेगा। अगर वो सीसीपी हमारा प्रॉपर अंडर कंट्रोल नहीं है तो वो कभी भी हमारा एसेट सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा और सही से वर्क भी नहीं होगा, और इस तरह हमारी फूड की जो प्रोडक्शन है वो सेफ हम नहीं बना सकेंगे। देन हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल 6 की। तो प्रिंसिपल 6 इसमें वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स से रिलेट करता है। ये इसमें वेरीफाई करते हैं कि जितना भी हमने एसेट वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो इंश्योर करते हैं कि वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जो भी हमने प्लान जो स्टार्ट में सेट किया था, प्रिंसिपल अप्लाई किए थे, वो अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, तो ये सारा ये इन सारी चीजों को हम वेरीफाई करते हैं, ऑन फील्ड वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जैसे कि शुरू में एक फ्लो डायग्राम बना हुआ होता है, हम उसको अपने सामने रख के वेरीफाई कर सकते हैं कि हर चीज प्रॉपर वर्क कर रही है। वॉक प्रोसेस के जरिए जाके हम चेक कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट और नॉट। तो ये डिफरेंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं, तो ये चीजें चेक होती हैं, इसमें वेरीफाई करते हैं। तो उसके बाद इसका लास्ट प्रिंसिपल आ जाता है कि रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी ऑडिट करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड उसका होना बहुत नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड होगा तो आपको मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी कि आपको नेक्स्ट टाइम भी वो बेनिफिशियल रहेगा, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको इजीनेस होगी। कि अब रिकॉर्ड इसमें लिखा हुआ है मस्ट बी कंप्लीट, तो ये बहुत नेसेसरी है कि रिकॉर्ड उसका कंप्लीट और एक्यूरेट होना चाहिए, जिसमें जितने भी स्टेप्स आपने कवर किए हैं, प्रोसेसिंग से डिलीवरी से लेके रिसीविंग से लेके डिलीवरी तक, वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद सारे प्रिंसिपल जितने हैं वो सारे इंक्लूड, अगर आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए, लॉग बुक होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट आप ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको अगर अपना लैपटॉप वो कैरी करके लेके गया, वो लैपटॉप में साथ अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। अगर वो एक नोटबुक पे पूरा रिकॉर्ड लिख के वहां पे उसे ट्रांसफर कर सकता है, उसे लैपटॉप पे कर सकता है दोबारा रीटाइप। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये बहुत जरूरी है। तो ये सारा ऐसा था, जस्ट अवेयरनेस सेशन था, तो इतनी डिटेल में मैंने चीजें नहीं की, बस शॉर्टली बताया कि जितना आपको समझ आ सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।
जी थैंक यू सर, आपने बहुत ज़बरदस्त सेशन किया है। मेरा एक क्वेश्चन है शॉर्ट सा जी और जी सिंपल सा। सर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं सब की बाकायदा, मतलब 7 प्रिंसिपल हम उस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बाकायदा, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो चला जाता है मार्केट में, फिर हमारे पास कंप्लेन आ जाती है। तो जब कंप्लेन आती है तो आया वो फिर फेलियर ऑफ हेसअप होता है या क्या होता है, और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर मतलब फॉलो करते हैं फिर? वो हैसअप का फेलियर में ही कंसिडर की जाती है चीज, क्योंकि अगर जब प्रॉपर हैसअप इम्प्लीमेंट हुआ होगा और सारी प्रॉपर चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रही होंगी, तो वो कभी भी प्रोडक्शन में फिर भी पता नहीं होता फूड का कि कोई भी मिस्टेक फिर भी किसी से हो सकती है। तो फिर ये है कि कंप्लेन, जैसे कि मैंने मॉनिटरिंग में आपको बताया कि कंप्लेन के रिकॉर्ड पे मॉनिटरिंग की जाती है। तो जो भी कंप्लेन आती है तो वो कंट्रोल मेजर्स देखते हैं कि क्या डिफेक्ट है, किस वजह से आया है, क्या चीज ऐसी थी कि कंप्लेन किस वजह से आई है, कहाँ पे प्रोसेस जो है ना वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से वो सिचुएशन देख के उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कितनी कंप्लेन्स आ चुकी हैं, किस तरह की कंप्लेन है, किस तरह का, फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग उस बंदे को हो गई है या फिर कोई फिजिकल एसिड्स अंदर से निकल आया, तो ये अकॉर्डिंग टू उसके फिर हम वर्क करते हैं प्लान के। जी जी, सही है। मतलब सर इसमें फिर प्रोडक्ट रिकॉल की जो प्रोसीजर है वो फिर आ जाती है इसमें कि नहीं? जी जी, प्रोडक्ट रिकॉल का प्रोसीजर आ जाता है। ठीक ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद ये कुछ मैं अपनी कंपनी का इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि हमारी टब जी एक कंपनी है सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन एलएलपी, को हम ट्रेनिंग्स को भी डील करते हैं, सर्टिफिकेशंस को भी डील करते हैं और इंस्पेक्शन को भी डील करते हैं। तो आईएसओ से रिलेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग्स जितनी भी हैं, एसएफ से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारी हम अप्रूव ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो आपसे ये अवेयरनेस सेशन का एक मकसद था कि आपसे इंटरेक्शन सबसे हो सके, कि आप में से जो इंटरेस्टेड लोग हैं कोर्सेज अपना, मतलब क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में अगर आपने कम्पीट करना है ना तो सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एफएसएससी सर्टिफाइड भी हूँ, हैसअप लेवल 3 सर्टिफाइड भी हूँ और आईएसओ 22000 भी हूँ। तो सर्टिफिकेशन अगर आपने मार्केट में कम्पीट करना है तो सर्टिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। तो हम लोग सारी सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं, फूड सेफ्टी लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक हाई फील्ड से अप्रूव ट्रेनिंग्स है हमारी। और उसके बाद एसएप हम लेवल 1 से लेवल 4 ऑफर करते हैं। इसमें रिटेल एसएप, रिटेलिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, कैटरिंग का है। तो ये सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। आईएसओ से रिलेटेड फूड के कोर्सेज ऑफर करते हैं, इंटरनल ऑडिटर के ऑफर करते हैं। तो ये सारी डिटेल हमारी कंपनी की मेंशन है, नंबर मेंशन है, ईमेल मेंशन है। आप में से कुछ जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं हाई फील्ड से अप्रूव्ड कोर्स करने के लिए, तो वो काइंडली नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं कोर्स की। तो ऐसा कर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। तैमूर साहब, मैं थोड़ी सी चीज़ें इंटरवीन करना चाह रहा हूँ, जी जी अगर जरूर। मुझे आप इजाज़त दें तो। जी जी जरूर सर। मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगा अपने सब दोस्तों को जो इस ट्रेनिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया, अपना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। और दूसरी तरफ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा तैमूर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आला तरीके से अपने टॉपिक को कवर किया है। और थैंक यू सर। माशाल्लाह आपने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ज़बरदस्त है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और मैं इसके अलावा टीयूवी को भी अप्रिशिएट करूंगा, पूरी टीम को, जो लोग सब मिलके इस किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बीइंग द कंट्री मैनेजर टीयूवी टीम पाकिस्तान, मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं, ये वेबिनार्स की एफर्ट, इसकी दो रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली वो वाले स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं,
7th 8th सेमेस्टर्स के या MS कर रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एनरोल्ड हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, ताकि वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद दे शुड नो दैट व्हाट एरियाज आर वेटिंग फॉर देम। आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो मेनली मैं 3 एरियाज की बात करूंगा, मैन्युफैक्चरर्स की बात करूंगा, कैटरर्स की बात करूंगा और प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करूंगा। ये वो 3 एरियाज हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल यू कैन जॉइन एनी ऑफ देम। अब इसके अंदर जो फ़र्क है वो आप लोग चूँकि इस फील्ड के लोग हैं, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि कैटरिंग कौन सा एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सा एरिया है और प्रोसेसिंग कौन सा एरिया है। आप इन तीनों में से भी किसी भी स्ट्रीम को चुन सकते हैं। अब उस हवाले से देखें, जब आप लोग डिग्री लेके किसी भी जगह जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा, ये ठीक है डिग्री तो आपने कर ली, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास? तो ये जो सर्टिफिकेशंस हैं बेसिकली ये सर्टिफिकेशन आपको सीलिंग से ऊपर लेके जाती हैं। डिग्री का एक लेवल ऑफ सीलिंग है और उसके बाद आप जब सर्टिफिकेशंस करते हैं तो सर्टिफिकेशंस ही आपको ऊपर लेके जाती हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक जगह पे एक असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी इन द फूड सेक्टर एक जॉब वैकेंसी अनाउंस की जाती है और आप में से 10 जो स्टूडेंट हैं, 10 लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो सबसे पहले तो जब उसमें स्क्रूटनी की जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, तो उसमें देखा जाएगा कि अच्छा भाई ये 10 लोग हैं, 10 के 10 जो हैं वो फूड की डिग्री इन्होंने की हुई है, चलें ये 10 लोग एलिजिबल हो गए। अब इसमें से हम लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो वो देखेंगे इसमें से ना हैसअप कितने लोगों ने किया हुआ है। पता चला कि 7 लोगों ने हैसअप किया हुआ, 3 ने नहीं किया हुआ। अच्छा वो 3 तो गए साइड पे हो गए, पीछे रह के 7 लोग में से वो देखें अच्छा हैसअप किया हुआ, इसके अलावा इन्होंने एफएसएससी कितने ने किया हुआ है, ये एफएसएससी 5 लोगों ने किया हुआ है हैसअप के साथ साथ। चलें जी 2 और साइड पे हो गए, पीछे 5 लोग रह गए। अब 5 लोगों में से वो देखते हैं कि जनाब 5 लोगों में से रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितने लोगों के पास है जी? 3 लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो 3 लोग मैन्युफैक्चरिंग से। अच्छा ये 3 लोग देखें यार, इन 3 लोगों में से कौन से हैं? अच्छा वो 3 लोग जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि 3 लोगों में से एक के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक के पास 1.5 साल का, एक के पास 1 साल का है, तो 2 साल वाले एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अब देखें एक्सपीरियंस की बात कहीं बाद में आई है, पहले सर्टिफिकेशन की बात आ गई। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि आपका जो लास्ट 4 सेमेस्टर्स हैं, लास्ट 4 मतलब कि 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां सेमेस्टर, इसके अंदर हर सेमेस्टर के अंदर आप एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को अपने बजट में लेके आएँ। बजट में इस तरीके से लेके आएँ कि आप 6ठे सेमेस्टर में एक सर्टिफिकेशन लाइक हैसअप लेवल 3 कर लें, अगले सेमेस्टर में फूड सेफ्टी लेवल 4 कर लें, उससे अगले सेमेस्टर में एफएसएससी कर लें, उससे अगले सेमेस्टर में ISO 22000 का लीड ऑडिटर कोर्स कर लें। तो हमारी बातचीत एक यूनिवर्सिटी के साथ चल रही है फॉर दीज ऑल 4 कोर्सेज कि वो लोग चाह रहे हैं कि अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी जो 4 सेमेस्टर्स हैं उन चारों सेमेस्टर्स में ये एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक कोर्स को साथ में करवाएं। ये लिटिल बिट कॉस्टली कोर्सेज होते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप 1 साल के अंदर, आखिरी साल के अंदर ये चारों कोर्सेज कर लें, नहीं। आप आखिरी 2 साल के अंदर ये कोर्सेज करें और इस तरीके से करेंगे कल को डिग्री जब आपके हाथ में आए तो आपके साथ डिग्री के साथ दूसरे हाथ में ये 3-4 सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल की हों आपके हाथ में। आप लोगों की मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, आप लोग मार्केट के अंदर जो जॉब्स हैं उसमें उसको compete करने के लिए उस पोजीशन में होंगे कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए इस तरह से हैं कि आप लोग इसको अगर यूनिवर्सिटी बेसिस पे आप चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करे, अगर आप पर्सनल बेसिस पे चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी यासिर अजीज, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, बताइए। यासिर अजीज, आपने हैंड रेज किया है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कोर्सेज के हवाले से जरा एक क्वेश्चन पूछ रहा था
जी ये जो यूनिवर्सिटी के लेवल पे आप मतलब ये कोर्सेज करेंगे तो ये फिर कंपलसरी होंगे? हेलो, आवाज आ रही है सर? एक सेकंड वेट कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी 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 जी, आपकी आप आ आवाज रही आ है। रही है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के करिकुलम के बेस के ऊपर, और ये जी जी डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी की अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। कुछ जी जी यूनिवर्सिटी जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लेवल पे नहीं पढ़ा रही। कोर्स ठीक ठीक करिकुलम का हिस्सा जरूर से हैं, लेकिन वो उसको नहीं इस तरीके से पढ़ा पा रहे, क्योंकि देखें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अवार्डिंग बॉडी का साथ होना बड़ा जरूरी है। तो जी सर। लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी हैसब का कोर्स तो पढ़ा रही है, लेकिन वो उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि वो अवार्डिंग बॉडी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनकी। तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करती है। कि अगर वो तो कोर्स पढ़ाना वो छोड़ देते हैं, उसकी जगह कोई और कोर्स डाल लेते हैं, और साथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अवार्डिंग बॉडी के साथ कोलैबोरेट करके वही वाला जो हैसब का कोर्स वो पढ़ा रहे हैं उसको उधर नहीं पढ़ाया जाता, वो सर्टिफिकेशन बॉडी पढ़ाती है और सर्टिफिकेट इशू कर देती है। तो ये जी सर। एक अंडरस्टैंडिंग जो है ये यूनिवर्सिटी की अपनी साइड से है कि वो उसको कैसे मैनेज करती है। कंपल्सरी नहीं होगी, ये ऑप्शनल चीजें होंगी। जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है उन्होंने तो उसको ऑप्शनली लिया है। इस तरीके से स्टूडेंट्स को ऑफर कर देते हैं कि ये सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं अगर आप करना चाहते हैं। क्यों? कि ये इसकी जो फीस होती है वो स्टूडेंट्स ने खुद पे करनी होती है, वो यूनिवर्सिटी की फीस में शामिल नहीं होती। इसलिए ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इसको लेना चाहता या नहीं लेना चाहता। तो अगर यहाँ पे इस ट्रेनिंग के बीच में कुछ यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं अगर, तो दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, और दे कैन कांटेक्ट मिस्टर तैमूर और एनी मेंबर ऑफ आवर टीम। तो हम लोग फर्दर डिस्कशन के ऊपर जा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स में से किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मिस्टर तैमूर का नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। आप उनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स ले सकते हैं, फीस की डिटेल्स ले सकते हैं, सेशन डेट्स ले सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। और इसके अलावा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरेस्टेड है ISO सर्टिफिकेशन के लिए, चाहे वो फूड से रेलेवेंट हो, चाहे वो क्वालिटी से रेलेवेंट हो, तो वी कैन गो फॉर इट आल्सो, ताकि हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को भी इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज के साथ compete करने के लेवल पे ला सके। स्क्रीन के ऊपर आपको तैमूर साहब का नंबर भी नजर आ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस भी नजर आ रहा है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। एक पार्टिसिपेंट की तरफ से एक क्वेश्चन है कि आप पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे भाई, हम लोग ट्रेनिंग जो भी करवाएंगे यहाँ पे, हम लोग इवन वेबिनार्स करवाएंगे, इसका सर्टिफिकेट भी हम इशू करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है वो ऑलरेडी, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये कि आप लोग अपना फोकस जो है फिल वक्त लर्निंग के ऊपर रखें। देखें, सर्टिफिकेट आपको जरूर से बैकअप देता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करेगा, लेकिन ये वो वाली चीजें हैं जो आप अगर लर्न नहीं करते, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप शॉप फ्लोर के ऊपर खड़े होके इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते, तो आपके सर्टिफिकेट की वर्थ जीरो है। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है भी तो उसकी वर्थ जीरो है। इसलिए आपका जो फोकस होना चाहिए, प्राइम फोकस, वो होना चाहिए लर्निंग। अगर आप लर्निंग करते हैं और आपको देखते हैं कि आप वो सारी की सारी चीजें जो इसके टॉपिक का पार्ट हैं आपने वो लर्न कर ली हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट होना बिल्कुल जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप एक लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, चाहे वो स्पीकिंग लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज के कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आप वो लैंग्वेज बोल नहीं सकते, तो सर्टिफिकेट का क्या करेंगे आप? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आएगा
कि सर्टिफिकेट कहाँ से ले लिया भाई। तो आपका जो फोकस होना चाहिए प्राइम वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। सर्टिफिकेट हम सबको इशू कर देंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं हम लोग इसमें से छोड़ेंगे, सबको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, बट अपना फोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर रखिए। सो नाइस ऑफ यू। तैमूर साहब, you can continue if you want to say something more. Otherwise, from my side, it's my end. जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कॉम्पिटेंसी मार्केट में बनाने के लिए सर्टिफाइड बंदा होना जो है ना, उसको बहुत कंसिडर किया जाता है सर्टिफाइड को, क्योंकि मैं भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने भी मार्केट में बहुत मतलब चेक किया ये चीज कि कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और सर्टिफिकेशन समझे कि आजकल बहुत नेसेसरी और मैंडेटरी हो गई है कि आप सिर्फ अगर डिग्री लेके आते हैं, क्योंकि मुझे डिग्री किए हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, तो अगर आप डिग्री लेके आते हैं सिर्फ, तो आप कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि फ्रेश बंदे को कभी भी कुछ कंसिडर नहीं किया जाता जब तक उसके पास एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशंस ना हो। तो ये अप टू यू ऑल, तो ये आप सबका अपना डिसीजन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी साथ फेलोज हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी हैं, वो सबका फ्यूचर अच्छा हो, और सबके लिए आगे फ्यूचर में उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए फिर खुद को कॉम्पिटेंट बनाना है, तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए एक्सपीरियंस प्लस सर्टिफिकेशन बहुत नेसेसरी है। तो आप में से कोई भी जो और किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कुछ इंटरेस्टेड किसी चीज में है, तो मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, मेल भी मेरी दी हुई है, तो आप बिल्कुल फ्रीली आस्क कर सकते हैं मुझसे, कोई भी इशू है या कोई भी कुछ भी पूछना चाहें। थैंक यू सो मच यासिर भाई। और किसी का कुछ क्यूरी या किसी ने कुछ पूछना है तो, या फिर हम माइंड अप करें। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ। मेरा जी अस्सलाम जी वालेकुम, मैं जी जी सैयद तारिक अली बोल रहा हूँ, असिस्टेंट जी मैनेजर करशी इंडस्ट्री से। जी जी मेरा एक सजेशन है सर कि इसमें आप प्लीज जो है ना थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी जो है ना थोड़ा सा इंक्लूड कर दें। और बाकी जो है ना काफी अच्छी डिस्कशन हुई है, बहुत फ्रूटफुल। और मैं क्योंकि मैं फूड का, मेरे पास डिग्री तो नहीं है लेकिन मेरा 20 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है, तो इसी बिना पे मैं यही कहूँगा कि नॉलेज विदाउट डिग्री इज बेटर देन डिग्री विदाउट नॉलेज, एंड लर्न समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो प्लीज मेरी एक सजेशन ये है कि इसमें प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा सा जो है ना वो शामिल किया जाए, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। दरअसल ये एक अवेयरनेस सेशन है, जैसे कि आपको पहले भी स्टार्ट में बताया था कि ये एक अवेयरनेस सेशन है। इसमें जस्ट हम शॉर्टली ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताने का मकसद अवेयरनेस का ये होता है कि लोग अवेयर हो इस चीज से। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन बुक वर्क, लेकिन जो शॉर्ट टाइम अवेयरनेस सेशन होता है, इसमें समझाने का यही मकसद होता है कि लोग इस चीज से अवेयर हों, ताकि जो जब कोर्स के लिए आएंगे ना, तो उनको और डिटेल में और ब्रीफली चीजें सही डिटेल में समझाई जाए। तो नहीं, वो बाकी ये सारा है वो सारा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जस्ट थोड़े से एग्जाम्पल जो है ना वो हाँ, ये एग्जाम्पल के सारे तौर पे होना चाहिए। जी हमारे कंट्री मैनेजर हैं, ये आपसे थोड़ा आपको के साथ डिटेल में थोड़ा समझाते हैं आपको। काइंडली सर, आप प्लीज। जी मैं सैयद तारिक अली साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने थैंक यू अपने सर। बिजली स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। सर आपकी सजेशन हर आंखों पे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें कम से कम जो है एग्जांपल्स जरूर शामिल होने चाहिए। जी 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 हम बिल्कुल। लोग आपकी इस सजेशन को सेकंड करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि हमारा जो लेक्चर होगा उसमें मजीद हम लोग बेहतरी लेके आएंगे
और हम अपनी स्लाइड्स जो हैं उसमें कुछ मजीद नई चीज़ें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे फेस होता है, वो ये होता है कि देखिए अभी हमारे पास चूंकि ये फ्री वेबिनार है, मेंशन किया जी जाता है जी फ्री वेबिनार है, तकरीबन मेरे पास जो रजिस्ट्रेशंस हुई थी वो 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस थी, 200 से ज्यादा। लेकिन अभी अगर आप देखें हमारे पास जो दोस्त जिन्होंने टाइम निकाला और आके ज्वाइन किया, नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर क्योंकि मैं इस यस वक्त फुल स्क्रीन नहीं देख पा रहा, तो मेरा ख्याल है क्यों तैमूर सब कितने स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास? 36 है सर। 36, देखिए अराउंड 40। अब इसको अगर मैं काउंट करूं तो ये 5 गुना कम लोग हैं उस नंबर से जो कि रजिस्ट्रेशन हुई। अब इसकी रीजन क्या है? सर हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर हमें कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं। सेशन ले रहा था एक साथ में, प्रोसेसिंग का काम भी बोलते फराज भाई आए अभी तक नहीं आया। कल दिया हाँ, उन्होंने बोला आज प्रोसेसिंग का काम करना था। क्या कर रहे थे? और प्रोसेसिंग में जो जो चीजें हैं वो टिक कर रहा हूँ, जो नहीं है वो भी लिखूंगा फुर्सत से बैठ के। बस वही तो साथ साथ जो चीजें थी वो डाल रहा था, आपको भी दे रहा। हेलो हेलो। जी जी सर, कैरी ऑन। सॉरी मैं भी अच्छा म्यूट पे चला गया था। तारिक साहब मैं रिक्वेस्ट ये कोई कर रहा मत। था कि जो जो हमारे स्टूडेंट्स 200 से ज्यादा की रजिस्ट्रेशन के बाद 36 लोगों ने ज्वाइन किया, ये लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने अपने इसमें टाइम में से स्केड्यूल में से टाइम निकाला और उन्हें ज्वाइन किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सब लोगों को। मामला कहाँ पे है कि अगर एक चीज फ्री में ऑफर की जाती है, एक ट्रेनिंग फ्री में ऑफर की जाती है, तो इस चीज को बजाय इसके कि हम लोग एक हेल्पिंग एंड लें, इसको दूसरे लफ्जों में इसकी कदर नहीं की जाती कि यार बिल्कुल वो एग्जैक्ट। ट्रेनिंग है, क्या बताया जाएगा, छोड़े दफा करें। अब 200 स्टूडेंट्स में से 36 स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग मुफ्त की चीज में, अगर हमें कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नॉलेज देना चाह रहा है, कोई हेल्प करना चाह रहा है, कोई चीज शेयर करना चाह रहा है, हम उसको भी उस नजर से देखते हैं यार शायद इसमें इसका अपना कोई फायदा होगा। हम लोग नहीं आते उसके अंदर, हम उसको वर्थ नहीं देते, वेटेज नहीं देते। इशू सबसे बड़ा ये आता है। जी जी हम लोग इसमें इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। मजीद हम लोग सही। अपनी स्लाइड्स के अंदर चीजें ऐड करेंगे। हम आपसे भी हेल्प लेंगे। कृषि वालों के साथ हम इंशाल्लाह लोग इंशाल्लाह। अक्सर कृषि वालों के साथ हम अक्सर लाइजोन में रहते हैं। खास तौर पे जो अच्छा आपका लैब डिपार्टमेंट है, टेस्टिंग लैब डिपार्टमेंट, उनके साथ वहाँ पे हसनैन साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं। उसके अलावा जो आपकी कृषि इंडस्ट्रियल साइड पे अली साहब हैं, हम इनके साथ लाइजोन में रहते हैं क्योंकि हमें सही। डिफरेंट किस्म की जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं फूड के हवाले से, तो हमें टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, लैब टेस्ट की। तो हम कृषि के साथ इन टच होते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भी रहेंगे और आपसे हेल्प भी लेंगे, आपसे गाइडेंस भी लेंगे इंशाल्लाह। मेरी रिक्वेस्ट मोस्ट आप सब वेलकम दोस्तों सर। से ये है कि चीज़ों को अगर कहीं से देखें, जिस वक्त हम लोग कैरियर के स्टार्ट पे थे, हमें गाइड करने वाला बंदा कोई नहीं मिलता था। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जहां जहां पे हैं कोशिश किया करें कि अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बाकी के इर्द गिर्द के लोगों को गाइड किया करें। ये हमारी कौम का हमारे ऊपर एक हक है। हक हमें चाहिए कि हम मजीद लोगों को गाइड करें ताकि हमारी तरह कोई भटकता ना फिरे, चीजों को ढूंढता ना फिरे, उनको बताएं हम लोग। ये हमारा फर्ज है। जी तारिक साहब। ओके सर। ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोग्राम, मैं अपने दो अहम साथी भी है, मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे जूनियर भी है, तो राबिया शबीर और यासिर अजीज को मेरा स्पेशल सलाम एंड वेलकम टू अटेंड दिस वैल्यूबल ट्रेनिंग सेशन। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए ये इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है और मैं तारिक साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी जो हजरात यहाँ पे हमारे साथ शामिल हैं, अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा विलिंगली, देखिए ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है, इसमें हम ना तो पैसे लेते हैं ना पैसे देते हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई भी बंदा अपनी एक्सपर्टीज को शामिल करते हुए
हमारी टीम के साथ एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहता है इस किस्म के प्रोग्राम्स के लिए कि वो 1-2 घंटे का लेक्चर तैयार करके, हम हर 15 दिन के बाद ये एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई बंदा ये चाहता है कि अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो 12-15 स्लाइड्स बनाए, हमें बताए कि वो कौन सा टॉपिक चूज करना चाहते हैं। हम लोग ट्रेनिंग सेशन अरेंज करेंगे, हम लोग ईमेल्स करेंगे, अपने पूरे जितना हमारे पास डेटाबेस है हम इसी तरह का सेशन अरेंज करेंगे और उनको वेलकम करेंगे कि वो आएं और आके हमें सिखाएं जो चीज़ें उनको आती हैं, जो चीज़ें हमें आती हैं हम सिखाएंगे। और ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक प्रोग्राम है ताकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ताकि हम लोग एक दूसरे को रास्ता दिखा सकें, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकें। हमें ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कौम को अपलिफ्ट करने के लिए करनी है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस वक्त हम लोग पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, पाकिस्तानी स्किलफुल पर्सन्स को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि बाकी नेशनैलिटी के लोग, उनकी सीवीज बड़ी हैवी होती हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी दोस्त अगर तो जॉब मिल गई तो बस खामोशी से जॉब शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसे दोस्त हैं जो विलिंगली सामने आना चाहते हैं, हमारे इस वॉलंटियर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, वॉलंटियर ट्रेनर, हम उनको वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Okay, thank you so much everyone. Jazakallah for your time.